Hello students, this is Tarseem Zatain. Welcome you all at Zatain classes. तो चलिए भाई फिर से नया वीडियो लेक्चर लेकर आ गए हैं हम आपके लिए, जिसमें आज हम जो चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। तो हमने सीरीज चलाई हुई है टॉप 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में से जो मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं उनका वीडियो लेक्चर आज हम लेकर आ गए हैं। तो एंड तक आप इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ कैन यू प्रिपेयर ग्लूकोज? आप ग्लूकोज को कैसे बना सकते हो? कोई तरीका है क्या, कोई मेथड, कोई केमिकल रिएक्शन है ग्लूकोज बनाने की? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चे C6H12O6। तो हाँ जी, है हमारे पास। तो पहला है आप सुक्रोज से बना सकते हो भाई। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब आप इसमें पानी डालते हो और इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ये कौन है बच्चे? सुक्रोज। सुक्रोज होती है केन शुगर, जो गन्ने की शुगर होती है ना, जो हम चीनी खाते हैं, वो सुक्रोज होती है। उसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो तो आपको ग्लूकोज मिलेगी। देखो C6H12O6 क्या मिलेगी बच्चे? आपको ग्लूकोज। लेकिन प्लस में एक और मॉलिक्यूल मिलेगा आपको, वो मिलेगा फ्रक्टोज का। किसका मिलने वाला है? फ्रक्टोज का। तो बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? यहां पर ग्लूकोज प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी, बिल्कुल क्लियर है। सेकेंड मेथड हमारे पास वो है हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। किसकी हाइड्रोलिसिस से कर सकते हैं हम इसको? स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से भी बना सकते हैं। अब स्टार्च की हाइड्रोलिसिस से कैसे बनेगी, वो केमिकल रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए। तो पहले आपको स्टार्च का फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो देखो कैसे लिखेंगे। C6H12O6। तो आप क्या करो, यहां से पानी को बाहर कर दो। तो पानी बाहर करोगे तो एक ऑक्सीजन बाहर हो जाएगी और दो हाइड्रोजन बाहर हो जाएगी। तो बच जाएगा आपके पास C6H10O5। और इसके कितने मोलिक्यूल लोगे आप? N। और इसमें N नंबर ऑफ क्या डाल दोगे आप? वाटर। और क्या करवा दोगे? हाइड्रोलिसिस। तो यहां पर आपको N नंबर ऑफ ग्लूकोज मिल जाएंगे C6H12O6। तो ये दो मेथड है हमारे पास ग्लूकोज बनाने के। क्या बनाने के? ग्लूकोज बनाने के। क्या आप हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज से ग्लूकोज बना सकते हो और हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च से भी आप बना सकते हो। यहां पर H+ आप डालोगे, उसके साथ क्या करेंगे आप? थोड़ा सा हीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राइट द ओपन चेन एंड साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की आपको ओपन चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर बनानी है। तो चलिए भाई, ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। तो चलिए ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेरे साथ बनाएंगे आप। 6 कार्बन एक लाइन में लिख दो। 1 2 3 4 5 6 कर दिया। ध्यान से चलते चलिए। यहां पर लगाओ CHO एल्डिहाइड। अब OH राइट साइड में ना, तो सारी जगह राइट साइड लगा दो। OH 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 और लास्ट में आ जाएगा CH2OH। क्लियर है? अब लेफ्ट साइड में लगा दीजिए हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। क्लियर? इतना कर दोगे। अब आपको एक नंबर याद रखना है, 3 नंबर। 3 बापू के 3 बंदर। 1 2 3। तीसरे कार्बन पे आओ। तीसरे कार्बन पे जो ये OH है ना, इसको तो लिख दो लेफ्ट साइड में, और जो इधर H थी वो लिख दो राइट साइड में। तो ये है ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर बच्चे। कैसी स्ट्रक्चर है ग्लूकोज की? ओपन चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बता दी। अब लिखनी है आपको इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर। साइक्लिक स्ट्रक्चर में मैं दो स्ट्रक्चर बनाऊंगा, अल्फा और बीटा फॉर्म। तो चलिए बनाएं। यहां पर कैसे बनेगी तो देखिए, मेरे साथ लिखेंगे बच्चे ऑक्सीजन ऐसे, और यहां पर बनाएंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, ऐसे। यहां पर बॉन्ड ऊपर नीचे बॉन्ड, ऊपर नीचे बॉन्ड, ऊपर नीचे बॉन्ड, ऊपर नीचे बॉन्ड। ठीक है, तो मैं बनाने जा रहा हूं बच्चे पहले बीटा। कौन सी ग्लूकोज बनाने जा रहा हूं? बीटा। तो ध्यान से देखो बीटा कैसे बनेगी। पहले तो ये बनाओगे आप, दोनों जगह यही बना ले। तो मैं एक बार रुक दीजिए, दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे ना, क्योंकि दो होती है ना ग्लूकोज, अल्फा और बीटा। तो दोनों आपको बनानी सिखा रहा हूं मैं। ठीक है, पहले ऐसे बना लीजिए तो दोनों जगह पे क्लियर है। अब पहले कौन सी बनाएंगे हम? बीटा। बीटा। तो बीटा में देखो O, तो OH ऊपर,
फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर OH नीचे और फिर CH2OH ऊपर। ठीक है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, बाकी जगह हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब बनाएंगे अल्फा। तो अल्फ बीटा से, ये कौन सी है, बीटा डी ग्लूकोज है बच्चे, ये बीटा डी ग्लूकोज। अब बनाएंगे इसका अल्फा फॉर्म। तो क्या करोगे अल्फा में, इस कार्बन को ना, पहले कार्बन को जो ये है इसको चेंज कर दो, बस चेंज, बस OH ऊपर है ना इसमें, तो यहां नीचे आ जाएगा OH H, बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेंगी। तो यहां पर OH H OH OH CH2OH देन H देन H देन H, ये बन जाएगी अल्फा डी ग्लूकोज। और इस तरह से आप ओपन और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना पाएंगे किसकी, ग्लूकोज की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। राइट द रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद HCN NH2OH ब्रोमीन वाटर एंड HNO3। इनके साथ आपको ग्लूकोज की रिएक्शन लिखनी है, ग्लूकोज है। तो पहले स्टेप में इसमें डालते हैं बच्चे HCN, क्या डालेंगे HCN। तो मैं इसी में चेंज करके दिखा रहा हूं भाई आपको प्रोडक्ट कैसे बनेगा। देखो HCN एल्डिहाइड है ना, ये CHO एल्डिहाइड होता है, C डबल बॉन्ड OH। तो देखो इधर डेल्टा पॉजिटिव इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो नेगेटिव के साथ पॉजिटिव जोड़ दोगे और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव जोड़ दोगे। ठीक है, तो इस O के साथ कौन जुड़ जाएगा, H। तो देखिए इस O के साथ जुड़ जाएगा H। ठीक है, और इस कार्बन के साथ कौन जुड़ जाएगा बच्चे, CN, कौन जुड़ जाएगा CN। तो HCN के साथ जब रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा भाई, क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, नेक्स्ट रिएक्शन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NH2OH के साथ। ठीक है, तो दोबारा से मैं यहाँ पर CHO बना देता हूँ, एल्डिहाइड था ना, तो C डबल बॉन्ड OH, CHO दैट इज C डबल बॉन्ड OH। NH2OH के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, देखो NH2OH को ऐसे लिख दो, NH2OH। क्लियर। तो यहां से बच्चे पानी लॉस हो जाएगा, देखो पानी बन गया पानी, तो इस पानी को कर दीजिए यहां से बाहर, तो यहां आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसको ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है, ये बन जाएगा। फिर आता है बच्चे ब्रोमीन वाटर, क्या आता है, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगी। तो देखिए ब्रोमीन वाटर में यहाँ पर तो एल्डिहाइड है ग्लूकोज में, तो इस ग्लूकोज में जैसे हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो ब्रोमीन वाटर एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये एल्डिहाइड का बच्चे कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, इसको ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं HNO3 के साथ रिएक्शन बच्चे, HNO3। तो HNO3 के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा, देखिए यहां पर क्या है, CHO। तो HNO3 क्या करेगा बच्चे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये CHO का भी कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा, और नीचे जो प्राइमरी अल्कोहल है ना CH2OH, इसका भी क्या बना देगा बच्चे, कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, और ये आंसर आ जाएगा, दिस एसिड इज नोन एज सैकेरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, सैकेरिक एसिड। क्लियर है, कर लेंगे भैया क्वेश्चन, अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स, व्हाट आर रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। ठीक है, तो सुनिए क्या होती है रिड्यूसिंग और क्या होती है नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर वो होती हैं जो बच्चे टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लेती हैं, और जो फैलिंग रिएजेंट के साथ क्या कर लेती हैं, रिएक्ट कर लेती हैं। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो टोलेंस और फैलिंग रिएजेंट को क्या कर देती हैं, रिड्यूस कर देती हैं। विच रिड्यूसेस टोलेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। जो रिड्यूस नहीं करती है, विच डू नॉट रिड्यूस, डू नॉट रिड्यूस मतलब रिडक्शन करना है यहां पर, किसको, टोलेंस रिएजेंट को, और फैलिंग्स रिएजेंट को जो रिड्यूस नहीं करती वो क्या कहलाती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाती है। एग्जांपल भाई रिड्यूसिंग में आ जाएंगे हमारे पास सारी की सारी मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है। ठीक है, ये सारी किस में आ जाएंगी, उसमें रिड्यूसिंग शुगर में। नॉन रिड्यूसिंग में कौन आएगी, सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, जैसे ग्लूकोज सॉरी सेलुलोज है, स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, अमाइलोपेक्टिन है, ये सारी किस में आ जाएंगे, नॉन रिड्यूसिंग में। और सुक्रोज भी किस में आएगी बच्चे, नॉन रिड्यूसिंग में आएगी, किस में आएगी, नॉन रिड्यूसिंग में। ठीक है, तो हो गया है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नेक्स्ट भाई, नंबर ऑफ कायरल कार्बन कितने हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कितने कायरल कार्बन है। तो जल्दी से स्ट्रक्चर बनाइए भी ग्लूकोज की मेरे साथ, C देन OH देन H देन COH देन H देन COH देन H देन COH देन H, 1 2 3 4 5,
देन CH2OH। तो चलिए कायरल कार्बन चेक करते हैं। कायरल कार्बन वो होते हैं जिसके चारों सब्स्टिट्यूएंट अलग अलग होते हैं, वो कायरल कार्बन कहलाते हैं। तो बोलो इसके चारों अलग है, ये अलग, तो ये कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल। तो टोटल कायरल कार्बन कितने होते हैं बच्चे ग्लूकोज के? 4 होते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट आर एनोमर्स? क्या है एनोमर्स, क्या होते हैं? अभी आपने देखा होगा हमने ग्लूकोज की 2 स्ट्रक्चर बनाई थी, भाई मैं यहीं पर बना रहा हूं बस सीधा, ठीक। यहां पर बीटा में यहां पर OH था, यहां पर क्या था? H। बीटा अभी ग्लूकोज पीछे बनाकर आए हैं। और अल्फा में हमारे पास क्या था बच्चे? यहां पर H था और यहां पर था OH। ये थी कौन सी? बीटा। ये कौन सी थी? अल्फा। अब बताइए इन दोनों में क्या फर्क है? इन दोनों में पहले कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है, नहीं है? कॉन्फ़िगरेशन में देखो, इसका OH ऊपर है पहले कार्बन पे और इसका OH कहां पर है? नीचे। तो ये एनोमर्स कहलाते हैं। एनोमर्स वो होते हैं जहां पर फर्स्ट जो कायरल कार्बन होता है उसके ऊपर यदि कॉन्फ़िगरेशन का चेंज आता है तो वो कहलाते हैं एनोमर्स कहलाते हैं। एपीमर्स क्या कहलाते हैं? एपीमर्स हैं फर्स्ट कार्बन को छोड़कर दूसरे कार्बन पर, किसी भी अन्य कार्बन पर, दूसरे कार्बन पे यदि कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, कॉन्फ़िगरेशन में क्या है बच्चे? चेंज है, तो वो कहलाते हैं एपीमर्स। एग्जाम्पल देता हूं भाई मैं आपको। जैसे मेरे पास है यहां पर बीटा डी ग्लूकोज में क्या था? OHH, 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 यहां पर है OHH, यहां पर है CH2OH और यहां पर है H। लेकिन ये तो ग्लूकोज है बच्चे, क्या है? ग्लूकोज। लेकिन जो गैलेक्टोज होती है, गैलेक्टोज, क्या बोल रहा हूं मैं? गैलेक्टोज। ग्लूकोज से गैलेक्टोज बनाने का सीधा सा तरीका देखो, 1 2 3, चौथे कार्बन पे आओ, चौथे कार्बन पे OH ऊपर कर दो और H को कहां कर दो? नीचे। अब ये क्या बन गई है? गैलेक्टोज बन गई है। तो बोलो कौन से कार्बन पे चेंज आ रहा है? चौथे कार्बन पे ना, तो ये पहला कार्बन तो नहीं है ना, नहीं है ना, तो इसका मतलब ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है? एपीमर्स। क्या है बच्चे? एपीमर्स है, ठीक है, समझ जाएंगे, अच्छी बात है। व्हाट इज म्यूटा रोटेशन? अब देखिए जब आप ग्लूकोज को पानी में डालते हो तो वहां पर बीटा फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी और अल्फा फॉर्म भी एग्जिस्ट करेगी, और अल्फा और बीटा फॉर्म के अंदर क्या एडजस्ट हो जाएगा? यहां पर इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अल्फा बीटा में बदलेगी, बीटा अल्फा में बदलेगी, तो वो रोटेट करेंगी ना आपस में। यहां पर रोटेशन का मतलब है जो एंगल ऑफ रोटेशन है उनका, जो, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट का होता है वो चेंज करता रहेगा, क्योंकि अल्फा का एंगल और बीटा का एंगल आपस में चेंज होगा, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं? म्यूटा रोटेशन। आप सिंपल लैंग्वेज में ये सब समझ सकते हो कि अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट होती है एंड बीटा फॉर्म अल्फा में कन्वर्ट होती है। ड्यू टू दिस देयर एंगल ऑफ रोटेशन चेंजेस एंड दिस इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। व्हाट इज इनवर्ट शुगर बच्चे? इनवर्ट शुगर क्या होती है? जनरली जो सुक्रोज होती है, सुक्रोज का फॉर्मूला होता है भाई C12H22O11। इसकी जो ऑप्टिकल रोटेशन होती है वो होती है बच्चे 66.5। इसका मतलब क्या है? ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में 66.5 एंगल पे घुमा देगी। कौन सी डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। लेकिन जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हो, ठीक है, तो ये क्या बना लेती है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या बना लेती है? फ्रक्टोज C6H12O6। लेकिन जो ग्लूकोज की एंगल ऑफ रोटेशन होता है बच्चे वो होता है 52.5। मतलब ये प्लेन पोलराइज लाइट को कितने एंगल पे घुमाएगी? 52.5 डिग्री के एंगल पे। लेकिन जो फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है भाई, इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है, लेट मी सी की स्क्रीन से बाहर में गए हूं, इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है बच्चे वो होता है, ये प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में 92 के एंगल पे घुमा देगी भाई। 92 से ज्यादा करो ना, ये 92 पे, कितने पे घुमा देगी? 92 पे। लेकिन इसका एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 52.5। एंगल ऑफ रोटेशन कितना है? 92.4 माइनस का, क्योंकि लेफ्ट डायरेक्शन में घुमा रही है। अब बताओ सुक्रोज का एंगल ऑफ रोटेशन क्या था? 66 प्लस का। लेकिन सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद क्या बना? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इनके रिजल्टेंट निकालो। अब इनका रिजल्टेंट तो नेगेटिव में आएगा ना, देखो नेगेटिव में आएगा। 14 में से 5 गया तो 9, और 11 में से 2 गया तो 9, 8 में से 5 गया तो 3, 39.9 नेगेटिव आएगा नहीं आएगा? तो खुद सोचो, सुक्रोज पॉजिटिव है,
एंगल ऑफ रोटेशन इधर घुमाएगी, देखो इधर पॉजिटिव मतलब इधर मेरी तरफ, इधर। लेकिन सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस के बाद वो कहाँ घूमती है नेट, इधर नेगेटिव में। तो बोलो बिल्कुल अपोजिट है, ये प्लस की तरफ ये माइनस की तरफ घुमाएगी, ठीक। तो इसको बोला जाता है इनवर्ट शुगर, इन्वर्ट हो जाना, इन्वर्ट मतलब उल्टा हो जाना, इन्वर्जन हो जाना, बदल जाना, इसलिए सुक्रोज को क्या बोलते हैं, इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज ज़्विट्रायन, देखते क्या है। ये हमारे पास अमीनो एसिड होता है भाई, सी यहाँ पर है आर ग्रुप, यहाँ है एच, यहाँ है COOH, यहाँ पर है NH2। जब इसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, यहाँ से H+ निकल जाती है, क्योंकि एसिड है तो H+ निकलेगी, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। और वो जो H+ है बच्चे, उस पर ये लोन पेयर अटैक कर देता है, तो यहाँ क्या बन जाएगी हमारे पास NH3 पॉजिटिव। देखो यहाँ से H आई, यहाँ लग गई आकर, देखो यहाँ NH3 बन गया और यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज भी है, पॉजिटिव चार्ज भी, इसी को बोलते हैं ज़्विट्रायन। ज़्विट्रायन का मतलब होता है बाईपोलर आयन, बाईपोलर आयन, बाई माने दो, पोल माने चार्ज, आयन है ये, ठीक है, दो दो चार्ज है, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है। यह है ज़्विट्रायन, अमीनो एसिड में ये बनता है बेसिकली। व्हाट इज आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स, तो देखिए मेरे पास ये ज़्विट्रायन है भाई, CrHCOO नेगेटिव और ये है NH3 पॉजिटिव, ठीक है। यदि मैं इसमें एसिड डालता हूं बच्चे H+, इसमें यदि मैं एसिड डालता हूं मतलब pH कम करता हूं मैं, pH क्या कर देता हूं, कम, ठीक। तो एसिड H+ किसके साथ जुड़ेगी, जाकर इसके साथ जुड़ेगी ना, तो क्या बन जाएगा ये H3N पॉजिटिव, देन कार्बन, देन R, देन H, देन बन जाएगा COOH। तो मेरे अमीनो एसिड पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अमीनो एसिड पे। यदि मैं इसमें इसकी pH कम करता हूं तो, क्योंकि H+ को ये ले लेगा, इसका नेगेटिव खत्म हो जाएगा, तो इस पे पूरे पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। यस और नो, हाँ जी सर बिल्कुल। यदि इसमें मैं बच्चे बेस डालता हूं, बेस मतलब OH नेगेटिव, और pH को मैं बढ़ा देता हूं, तो बेस क्या करेगा, यहां से H+ को ले लेगा, OH और H मिलकर पानी बन जाएंगे, तो क्या बन जाएगा मेरे पास अमीनो एसिड का ज़्विट्रायन, NH2 CrHCOO नेगेटिव बन जाएगा, और अब इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब कोई ऐसी pH होगी बच्चे, क्या होगी, कोई ऐसी pH होगी जिस pH पे जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव हो जाएंगे। तो उस टाइम पे यदि आप इसमें करंट लगाते हो बच्चे, क्या लगाते हो, एक्सटर्नल करंट, तो इस पे तो कोई चार्ज रहे नहीं, इस पे पूरे पे कितना चार्ज हो गया है, 0। एक ऐसी pH जिस पे जो ये आयंस है एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे, तो जब आप एक्सटर्नल करंट अप्लाई करोगे तो उस एक्सटर्नल करंट के कैथोड एनोड पे कोई जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये 0 चार्ज हो गया, इसके ऊपर न्यूट्रल बंदा हो गया ये तो सारा, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही क्या हो गया, नेगेटिव। तो उस pH को जहां पर ये न्यूट्रल हो जाते हैं और नेट माइग्रेशन इनकी नहीं होती इलेक्ट्रिक करंट के कारण किसी इलेक्ट्रोड पे, तो वो pH कहलाती है बच्चा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं। तो भाई दोनों ही हमारी बॉडी के लिए जरूरी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन सर फिर इसेंशियल और नॉन इसेंशियल क्यों लिखा, तो सुनिए, इसेंशियल अमीनो एसिड हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन हमारी बॉडी अपने आप इनको नहीं बना सकती, बॉडी के अंदर नहीं बना सकती, तो आपको ये डाइट में लेने इसेंशियल है, आपको ये डाइट में लेने जरूरी है। तो इसेंशियल वर्ड डाइट के लिए यूज हुआ है। नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड ये भी जरूरी है, आपको बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन इनको डाइट में लेना नॉन इसेंशियल है, मतलब डाइट में लेना जरूरी नहीं, इनको बॉडी आपकी अपने आप बना लेगी। तो द अमीनो एसिड्स व्हिच आर इसेंशियल फॉर आवर बॉडी but also essential to take in diet because our body cannot synthesize these amino acids. Non-essential amino acids are those amino acids which are also important for our body, but our body can synthesize these amino acid within the body, ठीक है। they do not need to be taken in our diet। तो एग्जांपल आप याद रखेंगे भाई इसेंशियल अमीनो एसिड का, देखिए जो आर ग्रुप है ना, ये आर ग्रुप अमीनो एसिड कहां पर है, इसको अमीनो एसिड में बना दूं एक बार, ये लो NH2, ठीक है। ये जो आर ग्रुप है, आर ग्रुप की जगह यदि आप ये लगा देते हो बच्चे, देखिए CH3 लगा देते हो, ठीक है, और यहां पर आ जाएगा कार्बन COOH, यहां पर आ जाएगा H, यहां पर आ जाएगा NH2। तो ये एक एग्जांपल है इसेंशियल अमीनो एसिड का, इसका नाम है बच्चे वेलाइन। क्या नाम इस इसेंशियल अमीनो एसिड का, वेलाइन। लेकिन इस आर की जगह आप यदि H लगा देते हो, H COOH देन NH2,
तो इस अमीनो एसिड का नाम है बच्चे ग्लाइसिन। क्या है? ग्लाइसिन नाम है। ठीक है, क्लियर है? ग्लाइसिन अमीनो एसिड एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कायरल नहीं है, देखो, जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, क्योंकि इसके कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, 2 सिमिलर ग्रुप हो गए तो कायरल नहीं है, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग आर देयर इन प्रोटीन्स? प्रोटीन्स में किस तरह की बॉन्डिंग होती है? तो लिख लीजिए, प्रोटॉन्स में 2 तरह की बॉन्डिंग होती है। एक होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक होती है बच्चे बाई सल्फाइड बॉन्डिंग। बाई सल्फाइड बॉन्डिंग, बाई की जगह कई बुक डाई भी लिखती हैं, तो ये बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है किसमें? प्रोटीन्स में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर फाइब्रस एंड ग्लोबुलर प्रोटीन्स? हमारे पास 2 तरह के प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस और ग्लोबुलर। क्या होते हैं देखते हैं। फाइब्रस प्रोटीन होते हैं भाई वाटर इनसोल्यूबल, वाटर इनसोल्यूबल। ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं वाटर सोल्यूबल। क्या होते हैं? वाटर सोल्यूबल। अब जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं उनकी स्ट्रक्चर में क्या होता है? देखिए, प्रोटीन की एक चेन है और ये प्रोटीन की दूसरी चेन है, इनके बीच में या तो हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, या हो जाती है बाई सल्फाइड लिंकेज। क्या हो जाती है? या तो सल्फाइड लिंकेज हो जाती है और या हो जाती है बच्चे कौन सी बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके कारण इनकी जो लेयर है ना, 2 लेयर है प्रोटीन की, वो आपस में बहुत टाइटली जुड़ जाती हैं ऐसे, और टाइटली जुड़ने से वो वाटर में इनसोल्यूबल हो जाती है। एग्जाम्पल है बच्चे, कैराटीन है हमारे स्किन के अंदर और बालों के अंदर। कौन सा प्रोटीन है? कैराटीन प्रोटीन है हमारे पास। ठीक है, हमारी जो स्किन है, जो बाल है, ये जो नाखून है, ये पानी में घुलेंगे क्या? नहीं घुलते। ठीक है। और दूसरा है मायोसिन होता है मसल्स के अंदर, हमारी मसल्स जो है ना उनके अंदर मायोसिन प्रोटीन होता है, वो वाटर इंसोल्यूबल होता है, तो वो क्या होते हैं? फाइब्रस प्रोटीन के एग्जाम्पल हैं। ठीक, वाटर इंसोल्यूबल होते हैं, ऐसे लिखेंगे, फाइब्रस प्रोटीन्स आर वाटर insoluble protein due to bisulfide and hydrogen bonding. They have a compact structure due to which they are water insoluble. Examples are keratin in hairs and myosin in muscles. ग्लोबुलर प्रोटीन्स वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो क्या होता है इनमें वाटर सोल्यूबल होने का रीजन? क्योंकि whenever ग्लोबल प्रोटीन स्ट्रक्चर इज फॉर्म, जब उनकी स्ट्रक्चर बनती है तो उनकी गोल गोल स्ट्रक्चर बन जाती है, ऐसे ऐसे गोल गोल। और गोल गोल स्ट्रक्चर बनने से इनके जो हाइड्रोफिलिक पार्ट हैं बच्चे, कौन से हैं? हाइड्रोफिलिक, मतलब जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना पार्ट, वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं, देखो ऐसे बाहर की तरफ, जिसके कारण वो पानी में आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं बच्चे बॉडी के अंदर, हमारे हार्मोन्स वगैरह, एंजाइम्स वगैरह हैं, वो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के एग्जाम्पल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर से मतलब क्या है? प्रोटीन की सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 स्ट्रक्चर होती है भाई हमारे पास। एक है बीटा प्लेटेड सीट, क्या होती है? बीटा प्लेटेड सीट। और दूसरी है हमारे पास अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या बच्चे? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। क्या होता है बीटा प्लेटेड सीट के अंदर? देखिए, हमारे पास जैसे अमीनो एसिड है, सी अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर बनाओगे ना आप, सी ओ ओ एच, देन आर, देन एच, देन एन एच टू, ऐसे बनाओगे ना NH2, और COH को भी खोलोगे आप इस तरह से, C डबल बॉन्ड OOH। मान लीजिए ये अमीनो एसिड इस तरह से जुड़ते चले जाएंगे, ठीक है, तो आगे लिंकेज होगी, तो इसके अंदर क्या होगी? यहाँ पर आ जाएगा N, यहाँ पर आ जाएगा H, फिर C, फिर R, फिर H, एक चेन हो जाएगी। देखो, एक चेन हो गई अमीनो एसिड की। बोलिए, अमीनो एसिड जुड़ते जुड़ते क्या बना लेंगे? एक चेन बना लेंगे ना। और इसी तरह से एक चेन आ जाएगी नीचे बच्चे। कहाँ जाएगी एक चेन? नीचे। और इन 2 चेन के बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो जाएगी और वो दोनों चेन एक दूसरे के ऊपर ऐसे आ जाएगी, देखिए, एक चेन, दूसरी चेन, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, और एक सीट बन जाएगी, बस सीट। तो उस टाइम पे बन जाएगी वो बीटा प्लेटेड सीट स्ट्रक्चर। ठीक है। अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होगा? जो अमीनो एसिड की जो लंबी चेन है ना, ये लंबी चेन ये ऐसे घूमेगी बच्चे, देखिए ऐसे इस तरह से, ठीक है, ऐसे, और इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। देखो NH है यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ये एक सर्कुलर लूप जैसी स्ट्रक्चर बना लेगी, जिसको बोलते हैं सॉरी भाई, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर बोलेंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन? देखिए, प्रोटीन की अपनी कोई स्ट्रक्चर होती है, मान लीजिए प्रोटीन की अपनी कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रोटीन, जो बेसिक प्रोटीन है, उसके अंदर टेम्परेचर चेंज करते हो या पीएच उसकी चेंज करते हो, तो उसकी स्ट्रक्चर में चेंज आ जाता है बच्चे। क्या आता है उसकी स्ट्रक्चर में? चेंज। इसको बोलते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। जैसे अंडा होता है ना, अंडे के अंदर जो येलो पदार्थ निकलता है, आप उसको तवे पे डालोगे, गर्म होगा तो वो हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसकी जो
नेटिव स्टेट है ना, जो प्रकृति ने उसको बनाया था जिस स्ट्रक्चर में, उस प्रोटीन की वो स्ट्रक्चर चेंज हो जाती है। किसके चेंज होने के कारण? टेम्परेचर या पीएच के चेंज होने के कारण। दिस इज नोन एज डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है। व्हाट इज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज? देखिए मेरे पास ये अमीनो एसिड है, से कार्बन आर ग्रुप, यहां पर है H, यहां पर है कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, और यहां पर है बच्चे NH2। ये मान लेता हूं मैं फर्स्ट अमीनो एसिड है मेरे पास, इसकी टक्कर में मैं एक और अमीनो एसिड ले लेता हूं CRH, देन C डबल बॉन्ड OOH, देन NH2। देखो NH2 है ना, H मैंने अलग करके लिख दी, तो यहां से पानी लॉस हो जाएगा बच्चे। क्या लॉस हो जाएगा? यहां से पानी, तो पानी लॉस हो जाएगा, तो CO और NH के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ये जो CO और NH के बीच में बॉन्ड बना है ना, एक अमीनो एसिड दूसरा अमीनो एसिड और इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग कहलाती है बच्चे पेप्टाइड बॉन्डिंग। क्या कहलाती है बच्चे? ये पेप्टाइड बॉन्डिंग कहलाती है। ठीक है, दिस इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। व्हाट इज पेंटोज शुगर फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए? बच्चे तो डीएनए की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। आरएनए होता है बच्चे राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इनके अंदर एक शुगर पाई जाती है, दोनों के अंदर मैं बताता हूं आपको। इसमें तो पाएगी राइबो, राइबो मतलब राइबोज शुगर। राइबोज शुगर आपको बनानी आनी चाहिए। देखिए मैं बता रहा हूं, यहां पर ये कुछ ऐसे करेंगे आप, देखिए मेरे साथ सिखा रहा हूं भाई मैं आपको, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, देखो करना है क्या, सिंपल सा तरीका। OH OH पकड़ो, देखो OH OH, एक OH एक OH यहां छोड़ दो, OH OH आ गया। देखो OH ऐसे बनाया, OH OH पकड़ो, OH OH, और एक OH छोड़ दोगे यहां, और यहां छोड़ोगे बच्चे CH2OH, बाकी जगह H H H H। ये कहलाती है राइबोज शुगर बच्चे। कौन सी कहलाती है? राइबोज शुगर। अब ये पेंटोज क्यों है बच्चे? इसमें क्योंकि 5 कार्बन है। देखो 1 2 3 4 और ये पांचवा ये रहा, 5 कार्बन, तो पेंटोज शुगर। तो ये तो पाई जाती है आरएनए में, राइबोज शुगर पाई जाती है आरएनए में। डीएनए में डीऑक्सी, डीऑक्सी का मतलब डी मैंने हटा दो, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन, तो यहां से आप इस ऑक्सीजन को हटा दो, बस यहां से इस ऑक्सीजन को हटा दो। तो जो ये शुगर है ना, ये पाई जाती है आरएनए, सॉरी डीएनए में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेस? प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस वो होते हैं जो डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। जनरली प्यूरिन में 2 बेस होते हैं हमारे पास। कितने होते हैं? 2 बेस। और पायरिमिडीन में कितने बेस होते हैं बच्चे? 3 बेस। प्यूरिन में कितने बेस होते हैं बच्चे? 2 बेस। और पायरिमिडीन में कितने बेस होते हैं? 3। ठीक है बच्चे, याद करवाता हूं मैं आपको क्या है, इस ट्रिक को याद कर लीजिए। पैग पुट सी, देखो अजी पैग पुट सी, पुट मैंने रखो, पैग मैंने, भाई पैग को तो आप जानते ही हो। ठीक है, सी मतलब इधर रख दो भाई, पैग पुट सी, पैग पुट सी, पैग पुट सी। पी मतलब प्यूरिन, ए मतलब है बच्चे एडेनिन, क्या है? एडेनिन। जी मतलब है बच्चे गुआनिन, गुआनिन। पी मतलब है पायरिमिडीन। यू का मतलब है बच्चे यूरेसिल, यूरेसिल। टी का मतलब है बच्चे थायमीन, थायमीन। ठीक है, सी का मतलब है बच्चे साइटोसिन, साइटोसिन। तो ये टोटल 5 बेस होते हैं जो डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। तो कैसे याद करेंगे? पैग पुट सी, प्यूरिन एडेनिन गुआनिन होते उसमें 2 बेस। पुट सी मतलब प्यूरी पायरिमिडीन, यूरेसिल, थाइमिन और साइटोसिन, 3 बेस होते हैं पायरिमिडीन बेस। चलिए भाई देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है? व्हाट आर न्यूक्लियोसाइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स? देखिए नाम से पहचानते हैं। देखिए न्यूक्लियोटाइड, टाई मतलब, वैसे मैं स्ट्रिक बना रहा हूं आपके लिए। टी का मतलब है बच्चे ट्राई, जहां पर 3 यूनिट जुड़ी हैं तो वो कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड। कौन सी 3 यूनिट? देखियो, एक तो है पेंटोज शुगर, देखो डीएनए के लिए बना रहा हूं भाई मैं, ये आप आरएनए के लिए भी बना सकते हो। ये ये देखो यहां पर आएगा बच्चे, मैंने बोला था OH OH CH2 OH। ठीक है, यहां पर OH, और क्योंकि डीएनए के लिए बना रहा हूं मैं, तो यहां पर बच्चे में क्या कर दूंगा? H लगा दूंगा बस। ठीक है, क्या लगा दूंगा? H। तो यदि पेंटोज शुगर है आपके पास, क्या है? पेंटोज शुगर है, और इसके साथ यहां पर लगा रहा हूं मैं कोई भी बेस बच्चे। क्या लगा रहा हूं? कोई भी बेस। वो एडेनिन हो सकता है, वो गुआनिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है,
और यहां पर लगा रहा हूं मैं फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप कैसे लगेगा? देखिए फॉस्फेट होता है H3PO4, इसकी स्ट्रक्चर होती है P डबल बॉन्ड O OH OH OH। तो लगाइए P डबल बॉन्ड O OH OH OH, ठीक है। अब यहां पर भी तो क्या था, CH2OH था ना। अब यहां से OH, यहां से H, तो पानी क्या हो जाएगा बच्चे? लॉस। क्या हो जाएगा? पानी लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी लॉस, और ये जुड़ जाएंगे आपस में, ठीक है। ठीक है, हाँ जी ठीक है। ये आगे बॉन्डिंग करेगा, ये कहां बॉन्डिंग करेगा? आगे। अब देखो इसमें 3 यूनिट जुड़ गई हैं, क्या क्या? एक तो सुगर और एक बेस और एक फॉस्फेट ग्रुप। कौन जुड़ गया है? फॉस्फेट ग्रुप बच्चे। तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है? वह 3 यूनिट्स आर अटैच्ड, दैट इज सुगर बेस एंड फॉस्फेट ग्रुप आर नोन एज न्यूक्लियोटाइड। लेकिन यदि 2 यूनिट जुड़ी है बच्चे, बस फॉस्फेट को हटा दो, बस आप किसको हटा दो? फॉस्फेट को। यदि 2 यूनिट जुड़ी है तो वो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड कहलाएगा। अब आप ध्यान से देखते रहिए, यहां पर यदि मैं फॉस्फेट को लगा दूं बच्चे, O देन P देन O नेगेटिव देन O नेगेटिव देन डबल बॉन्ड O, ये लगा दिया फॉस्फेट ग्रुप। आप खुद से देखो ना ध्यान से। आप कार्बन नंबर की काउंटिंग करो, ये कार्बन नंबर है 1, डैश डैश लगाएंगे। जब भी ग्लूकोज के कार्बन की नंबरिंग करो तो डैश लगाओगे डीएनए आरएनए के अंदर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बेस के अंदर जो कार्बन होते हैं उनकी नंबरिंग 1 2 से होती है, और यहाँ की 1 डैश से। 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। तो देखो अब ये जब ये नीचे जुड़ेगा ना, ये बॉन्डिंग ये ऊपर भी करेगा, ये बॉन्डिंग नीचे भी करेगा, तो इसका 3 डैश कार्बन इंक्लूड होगा किसके अंदर? डीएनए के अंदर। तो डीएनए में आपसे पूछ सकते हैं कौन सा ट्रेंड होता है? नीचे होता है 3 डैश कार्बन, ऊपर होता है 5 डैश। तो डीएनए का जो एक ट्रेंड होता है बच्चे, इस तरह से एक ट्रेंड, वो 3 डैश से स्टार्ट होता है और कहां खत्म होता है? 5 डैश पे। और दूसरा स्ट्रैंड बच्चे, इसका दूसरा स्ट्रैंड वो 5 डैश से शुरू होता है और खत्म कहां होता है? 3 डैश पे। ये पूछा जा सकता है। और डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है किसकी? डीएनए की। किसकी बच्चे? डीएनए की। क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। चलिए भी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डीएनए और आरएनए में आपको डिफरेंस बताना है। डीएनए में डिऑक्सी राइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डीएनए में जो प्यूरिन बेस होते हैं वो होते हैं एडेनिन और गुआनिन, और जो पिरिडिन बेस होते हैं वो होते हैं साइटोसिन और थाइमिन। इसका मतलब डीएनए में यूरेसिल नहीं होता। क्लियर? आरएनए में प्यूरिन बेस दोनों होते हैं, एडेनिन गुआनिन। पायरिमिडिन बेस होते हैं साइटोसिन और यूरेसिल। इसका मतलब आरएनए में थायमीन नहीं होता। ठीक है। इसकी डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, इस तरह से एक हेलिक्स, ठीक है, और इस तरह से इसके साथ चली हुई दूसरी हेलिक्स। इसकी सिंगल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर। ठीक है। ये जो सेल होती ना, कोशिका जिसको बोलते हैं, उसके न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। ये जो न्यूक्लियस है ना, उसके अंदर डीएनए पाया जाता है। लेकिन ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म, ये जो बाहर जो द्रव होता है ना, लिक्विड, उसके अंदर पाया जाता है आरएनए। ठीक। ये हेरेडिटरी इंफॉर्मेशन करता है आगे ट्रांसफर। मान लीजिए आपके दादा परदादा के गुण हमारे अंदर आते हैं, माता पिता के गुण, तो उनको कंट्रोल करता है डीएनए। लेकिन ये हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन बन रहा है ना, प्रोटीन की जो सिंथेसिस है, उसको कंट्रोल करता है कौन? आरएनए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज कैरगप्स रूल? कैरगप्स रूल क्या होते हैं? कैरगप बोलते हैं आपको, कोई भी कुछ भी प्रोनाउंसिएशन करे, पढ़ना है हमें नाम की तरफ। देखिए डीएनए में एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, ये तो होते हैं प्यूरिन बेस, और साइटोसिन होता है, थाइमिन होता है, ये होते हैं पिरिमिडीन बेस। ठीक है, किसमें? डीएनए में। तो ये कैरगप्स रूल बोलता है कि जितने एडेनिन और गुआनिन होंगे, मतलब जितने प्यूरिन बेस होंगे उतने ही पिरिमिडीन बेस होंगे, उतने ही C+T होंगे, मतलब साइटोसिन प्लस थाइमिन होंगे। यही है कैरगप्स रूल। व्हाट आर डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए? आरएनए के अलग अलग डिफरेंट टाइप बताइए। पहला होता है भाई मैसेंजर आरएनए। क्या होता है? मैसेंजर आरएनए, दैट इज mRNA। एक होता है राइबोसोमल आरएनए, दैट इज rRNA। ठीक है। एक होता है बच्चे ट्रांसफर आरएनए, दैट इज tRNA। ठीक है। ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनएज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए की रेप्लिकेशन का मतलब क्या है? देखो ये हमारे पास एक डीएनए है, मान लीजिए एक डीएनए है, तो ये डीएनए जब टूट कर 2 छोटे छोटे डीएनए बना लेता है, डॉटर डीएनए बना लेता है, तो ये कहलाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। एक डीएनए का ब्रेक होकर या 2 से ज्यादा डीएनए में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। चलिए भाई बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर वाटर सोल्यूबल एंड
फैट सोल्यूबल विटामिन। ट्रिक से याद करेंगे फडैक। किसे याद करेंगे? फडैक, फडैक, ठीक है। फडैक से करेंगे उनका स्वागत। फडैक, अटैक से फडैक, फडैक, फडैक। इसका मतलब क्या? एफ का मतलब बच्चे फैट सोल्यूबल विटामिन। कौन से हैं? ए, डी, ई, के। ये चारों के चारों फैट सोल्यूबल विटामिन है। इसका मतलब बचे हुए विटामिन कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, ठीक है। विटामिन बी वाटर सोल्यूबल है। क्लियर है? कर लेंगे, अच्छी बात है। कई बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई आपसे, विटामिन सी, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी, कैन नॉट बी स्टोर्ड इन बॉडी, ठीक है। इट शुड बी टेकन, इट शुड बी टेकन इन डाइट। कहते हैं कि विटामिन सी को हमारी बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, इसको रेगुलरली डाइट में लेना जरूरी है। तो क्यों? क्योंकि विटामिन सी तो वाटर सोल्यूबल है। हमारी बॉडी में यदि ये है भी तो पानी के साथ यूरिन के रास्ते से क्या हो जाएगा? बाहर निकलता रहेगा, तो कमी हो जाएगी विटामिन सी की। तो हमें रेगुलरली डाइट में लेना पड़ेगा। जो खट्टी चीजें वो खाइए और विटामिन सी को कमी को दूर करिए, ठीक है। फिर ये कुछ विटामिन है भाई जो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे जा सकते हैं, इनकी कमी से होने वाली दिक्कत मैंने लिख रखी है। विटामिन ए की कमी से हो जाएगा जीरोथैलेमिया। इसमें आईज की प्रॉब्लम होती है जनरली। किसकी? आईज की। समझ सकते हो? ए से आंख, आंख से आई की प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कोर्निया हार्ड हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, आपको रात को दिखने में दिक्कत हो जाएगी। बी से बेरी बेरी, बी वन है तो बेरी बेरी, बेरी बेरी का मतलब है लेग्स पैरालिसिस, ये टांगों में पैरालिसिस हो सकता है, ठीक है। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना कम हो जाएगा। सी से सकरवी, सी से सकरवी। सकरवी क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। मसूड़े में दर्द होने लग जाएगा, आपको खून आने लग जाएगा, ठीक है। झंझनाहट महसूस होने लग जाएगी, ठीक है। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, रिकेट्स में बोन डिफॉर्मिटीज हो जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं जनरली, और थोड़ा सा ऐसे टच करने पर हड्डियों में दर्द होने लग जाता है, ठीक है। तो भाई इनकी कमी को दूर कैसे करें? तो रेगुलर अपने डाइट में मिल्क, दूध रखें, हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां खाएं, हेल्दी फूड लें आप। जो जंक फूड होते हैं, जो ये जो तले हुए चीजें होती हैं, इनको अवॉइड करें आप, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो लेक्चर ये अच्छा लगा होगा। और कैसा लगा है वीडियो लेक्चर? गो टू कमेंट सेक्शन एंड लेट अस नो हाउ डू यू फील अबाउट दीज वीडियो लेक्चर्स। हमने एक छोटा सा टॉपिक इसमें मिस किया है, और वो है पॉलीसैकेराइड्स एंड डाइसैकेराइड्स। तो उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन में दे रहा हूँ आपको, तो इस आई बटन पे जाइए और डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड को देखिए बिल्कुल डिटेल में। ऐसी ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ और नए इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय।